नमस्कार दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि आप सब कुछ तो कर सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। लिहाजा कोशिश होनी चाहिए कि अपने पड़ोसी से आपके रिश्ते बेहद अच्छे हों। लेकिन इसी कोशिश में हमारे दोनों बदमाश पड़ोसी पलीता लगा रहे हैं। लद्दाख और डोकलाम विवाद इसी की नजीर हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जो सरकारें इसी मुद्दे पर नेहरू को ढीला बताकर कोसा करती थी, वही अब खुद भी कड़े कदम नहीं उठा पा रही हैं। सवाल यह भी है कि जो गलती नेहरू ने की थी, क्या वही मोदी जी भी कर रहे हैं? क्योंकि बात तो 1 इंच जमीन खोने की भी नहीं हो रही है, तो फिर चीन हमारी जमीन पर अब तक कैसे बैठा हुआ है? और अब जो उसने कहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। वीडियो में मैं आपको ये तमाम बातें बताने वाला हूं कि जो गलती भारत ने इतिहास में की थी, वही गलती अब भी दोहराई जा रही है। क्योंकि हालिया परिदृश्य तो यही कहता है। क्योंकि 12 दौर की बातचीत और आपसी रजामंदी से सीमा विवाद और कैलाश रेंज के मुद्दे को सुलझाने की भारत की मंशा चीन ने फिर से चालाकी खेलते हुए पलट दी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो भारत के 130 करोड़ देशभक्तों के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि चीन ने हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट से हटने से ही इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक खबर में इस बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अप्रैल को कमांडर स्तर की बातचीत के दौरान चीन ने इन पोस्ट से अपनी सेना को वापस हटाने से इनकार कर दिया है। देपसांग प्लेन समेत कई इलाकों में सैन्य तैनाती की वजह से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बीते 1 साल से बनी हुई है। दोस्तों, चीन पहले इन इलाकों से हटने को राजी हो गया था, लेकिन बाद में मुकर गया, हमेशा की तरह। इंडियन एक्सप्रेस ने उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कहा है कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और PP-17A से चीन पहले हटने को राजी हो गया था, मगर बाद में वो मुकर गया है। चीन ने यह भी कहा है कि भारत को जितना मिला है उतने से ही वो खुश रहे। इंडियन एक्सप्रेस के इस खुलासे के बाद भारत की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां सरकार से सफाई मांग रही हैं। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने 18 अप्रैल को एक ट्वीट करके सनसनीखेज दावा कर दिया। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन ने भारत के हिस्से की जमीन पर न केवल कब्जा कर लिया है, बल्कि भारत ने कैलाश रेंज पर कब्जा करने के बाद भी उसे चीन के हवाले कर दिया, वो भी चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश के नाम पर। सुब्रमण्यम स्वामी का यह दावा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि भारत ने 1 इंच भी जमीन चीन को कब्जा नहीं करने दी है। दोस्तों, दोनों देशों के आधिकारिक बयानों के मुताबिक पेंगोंग झील के उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। पेंगोंग शो से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। दोनों देशों ने यह भी कहा है कि कैलाश रेंज से भारतीय सेना पीछे हट चुकी है। जबकि पिछले साल 27 जून 2020 को भारतीय सेना ने कैलाश रेंज पर अपना कब्जा कर लिया था। बेहद मजबूत स्थिति में भारतीय सेना यहां पर थी और इससे चीन डरा हुआ था। कैलाश रेंज रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी भारतीय सैनिकों के द्वारा कैलाश रेंज के पीछे हटने को लेकर भारत की सरकार पर सवाल उठाए हैं। अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। खुद स्वामी भाजपा के सांसद हैं। स्वामी ने कहा है कि आखिर भारत सरकार ने कैलाश रेंज से पीछे हटने का फैसला क्यों लिया है। दरअसल भारत ने फरवरी में पेंगोंग लेक से चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग प्लेन से भी चीनी सेना को पीछे हटने को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन पीएलए ने अब इस पर कोई भी संकेत नहीं दिए। दोस्तों, 9 अप्रैल को इन इलाकों में सैन्य तनाव को समाप्त करने को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, जिसके तहत भारत ने कैलाश रेंज से पैर पीछे खींच लिए और थाली में सजाकर इस इलाके को चीन को सौंप दिया, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में भारत को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि गलत बताए जा रहे इस फैसले को भारत ने तब उठाया है जब चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती कर दी है। भारतीय सीमा से लगे 17,000 फीट ऊंचे क्षेत्र में चीन के हथियारों की इस तैनाती ने भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। हथियारों की तैनाती की यह खबर चीनी सेना के आधिकारिक समाचार पत्र पीएलए डेली में दी गई है।
अखबार ने बाकायदा पहले ही पेज पर बताया है कि चीनी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड की समुद्र तल से 5200 मीटर ऊंचाई पर तैनाती कर दी गई है। पीएलए डेली ने बताया है कि आर्टिलरी ब्रिगेड की तैनाती वाली जगह बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए रॉकेट लॉन्चर्स चीन के सघन अभियान का हिस्सा हैं। इन्हें चीनी सेना में 2019 में शामिल किया गया था। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पीएलए दिल्ली ने इन हथियारों की फायरिंग रेंज के बारे में हालांकि नहीं बताया है, लेकिन यह जरूर बता दिया है कि यह सिस्टम लॉन्ग रेंज रॉकेट का है जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। इन्हें चीनी सेना में 2019 में शामिल किया गया था। पीएलए की आर्टिलरी कॉर्प्स में इंस्ट्रक्टर रहे सोंग जोंगपिंग की माने तो हथियारों का यह नया सिस्टम लॉन्च रेंज की रॉकेट लॉन्चर्स हैं। ये 12 इंच या उससे बड़े रॉकेट्स को ले जा सकते हैं। इसे 100 किलोमीटर तक की मार की जा सकती है। पीएलए की आर्टिलरी कॉर्प्स में इंस्ट्रक्टर रहे सोंग जोंगपिंग ने कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए ही भारत को टारगेट किया जा सकता है। इस बात के संकेत मिलते हैं कि सर्दियां कम होते ही चीन ने इलाके में अपनी सेना को और हथियारों की तैनाती को तेजी से बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, गलवान घाटी में चीन ने लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-9 और HQ-16 मिसाइलों को तैनात कर दिया है। दोस्तों, HQ-9 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक होती है और इसका रडार फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, स्मार्ट बमों और ड्रोन्स को बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। चीन ने अपने भारी तोपखाने को भी LAC के पास ऐसी जगहों पर तैनात कर दिया है जहां से गलवान घाटी और पेंगोंग झील के किनारों पर भारतीय सेना के ठिकानों पर भारी गोलाबारी की जा सके। बड़ी बात तो यह है कि इस समय चीन और भारतीय सेना की LAC पर तैनाती का अनुपात 1 के मुकाबले 6 का है। चीनी सेना ने गलवान घाटी, डेप्सांग प्लेन्स, पेंगोंग लेक, डेमचोक समेत दक्षिणी लद्दाख के चुमुर के सामने भी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि भारत ने भी इस इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। वैसे दोस्तों, ये सब चीन ने तब किया है जबकि भारत और चीन के बीच साल 1962 से लेकर साल 2021 तक अनगिनत चर्चाएं हो चुकी हैं, अनगिनत बातचीत हो चुकी हैं, कई झड़पें हो चुकी हैं और ना जाने कितनी बार भारत और चीन के बीच विवाद की जड़ नेहरू की नीतियों को बता करके उन पे कटाक्ष किए जाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकारों के रवैये में भी ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दिया है जिससे लगे कि उन्होंने इतिहास की गलतियों से सीख ली हो, क्योंकि चीन के साथ भारत का धोखा खाने का इतिहास बेहद लंबा रहा है। तभी तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान समेत कश्मीर और अक्साई चीन के एक बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा है। सरकने की नीति के तहत चीन घुसता ही जा रहा है और यह क्रम अभी भी लगातार जारी है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत द्वारा दगाबाज पड़ोसी को सुधरने का एक और मौका देने की टेंडेंसी हाल ही के दौर में भी हम पर भारी पड़ी है। पिछले साल भर में ही चीन के साथ दर्जनों झड़पें हुई। चीन हिंदुस्तान के इलाके में घुस आया, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का नाम तक नहीं लिया। खैर, धोखा खाने और चुपचाप सहने का नुकसान भारत 1962 से लेकर अब तक सहता रहा है, लेकिन ना तो भारत के राजनेताओं की आदत बदली है और ना ही चीन की फितरत बदली है। कैसे, जरा ये हम आपको बताते हैं कि 5 मई 2020 को चीन ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की और वहां जम गया। जिसके बाद दोस्तों 15 जून 2020 को उसने पीछे हटने का वादा किया, लेकिन उसी रात चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक कर्नल और 20 जवान शहीद हो गए। इसके बाद में 5 जुलाई को चीन ने पीछे हटने का वादा तोड़ा। NSA अजित डोवल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन चीन ने फिर धोखा दे दिया। इसके बाद में 28 अगस्त को चीनी कमांडर से बातचीत हुई, लेकिन ठीक उसी रात चीन ने रेजांगला और ब्लैक टॉप समेत कई पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन चीन को यहां भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त भारत के कमांडोज बेहद सतर्क थे। चीन के धोखाबाज नीति को वो भांप चुके थे और उसे तगड़ी मात देते हुए वो इन टॉप्स पर पहले से ही पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों 7 सितंबर को चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक के पास फायरिंग कर रहा था, जबकि इसके एक दिन पहले यानी 6 सितंबर को मॉस्को में चीन के साथ भारत की शांति वार्ता हुई थी।
भारत के राजनाथ सिंह वहां पे मौजूद थे और उन्होंने चीनी रक्षा मंत्री के साथ में बातचीत की थी, लेकिन और 5 मुद्दों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? फायरिंग हुई। इसके बाद में दोस्तों 12 फरवरी 2021 को मोदी सरकार ने संसद में बताया कि पेंगोंग के फिंगर एरिया पर सहमति बन चुकी है, सेनाएं यहां से पीछे हट रही हैं। लेकिन इसी साल 9 अप्रैल आते आते चीन अपनी बात से ही मुकर गया और हाल फिलहाल जो है स्थिति वो मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा विकराल होती जा रही है। चीन एक बार फिर से अपनी पूरी आर्टिलरी को एलएसी पर ले आया है और इस बार बहुत ज्यादा आक्रामक मूड में दिख रहा है। दोस्तों, चीन के धोखा देने और भारत के बार बार धोखा खाने की ये कहानी आज भी जारी है। चीन सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और पूर्वोत्तर में अरुणाचल के क्षेत्रों की सीमा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके भारत पर हमला किया था और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला और पूर्व में त्वांग पर कब्जा कर लिया था। वैश्विक दखल हुआ और कहा गया कि भारत और चीन की सेनाएं जहां हैं वहां से 26.5 मीटर पीछे चली जाएं। भारत तो पीछे हट गया, लेकिन चीन आज तक नहीं हटा। भारत के नेता न तब संभले थे न वो आज कुछ समझ पा रहे हैं और इसका नतीजा भारत भुगत रहा है। दोस्तों, चीन के चक्रव्यूह में फंसी भारत की आत्ममुग्ध लीडरशिप का हाल यही रहा तो विस्तारवादी फितरत वाले धूर्त पड़ोसी के मंसूबों को पूरा होने से नहीं रोका जा सकेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नेहरू की गलती से मोदी ने सबक सीखा? दोस्तों, पीएम मोदी हमेशा से चीन के साथ विवाद का जनक नेहरू को ही मानते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि नेहरू की गलतियों से क्या मोदी जी ने कुछ सीखा है? तो सच ये है कि उन्होंने भी गलतियां की हैं। दरअसल साल 2020 की शुरुआत में मोदी सरकार के पास खुफिया सूचनाएं थी कि चीन लद्दाख में बहुत कुछ कर रहा है और करने वाला है, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये सवाल तो सबसे ज्यादा अहम है ही कि चीनी सैनिक हमारे इलाके में घुसे कैसे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही चीन को ऐसे पेश किया मानो सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद दोस्त वही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 18 बार मिल चुके हैं। दोस्तों, कभी मोदी जी ने जिनपिंग को झूला झुलाया तो कभी नारियल का पानी पिलाया, लेकिन नतीजा क्या निकला वो दुनिया के सामने है। केवल मोदी सरकार ही नहीं बल्कि नेहरू के बाद में जितनी सरकारें आई सबने गलतियां की हैं। दोस्तों, कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि चीन से लगती सीमा वाले इलाकों पर नजर रखी जाए। सभी सरकारों ने उस इलाके को बंजर जमीन समझ करके छोड़ दिया। चीन को और क्या चाहिए था? 62 के बाद से चीन ने इस इलाके में खुद को इतना मजबूत कर लिया कि भारत आज जहां सड़क बना रहा है वहां चीन ने सरहद के इलाकों पर अपने बेस तक बना रखे हैं। दरअसल भारत में सत्ता में बैठे सरकार के केवल 5 साल की योजनाओं के हिसाब से काम करते हैं, जबकि चीन भारत की तरह चुनाव को देखते हुए 5 साल को ध्यान में रखकर काम नहीं कर रहा है। वो अगले 50 साल की योजना और रणनीति पर काम कर रहा है और उसे अंजाम तक पहुंचा रहा है। दोस्तों, 1962 में भी चीन के साथ भारत बार बार समझौता कर रहा था और समझौते के तहत वो पीछे हट गया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में था। 2020 में भी कुछ ऐसा ही था। भारत ने आक्रामक तेवर दिखाए तो चीन पीछे हट गया, समझौता कर लिया और अपनी सेनाओं को भी पीछे हटा लिया। लेकिन मौजूदा दौर में उसने जो कुछ कहा है वो वास्तव में हम सबके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि चीन पर भरोसा कतई नहीं किया जाना चाहिए। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कुछ बातें कही हैं वो गौर करने वाली हैं कि भारत ने कैसे चीन को थाली में सजाकर उसे कैलाश रेंज सौंप दी। वो कैलाश रेंज जिस पर पूरी भारतीयों की आस्था टिकी हुई है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। साथ ही आपको किस टाइप के वीडियो देखना सबसे ज्यादा पसंद है वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।